हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी वर डिस्कसिंग PYQs ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है उसके सारे PYQs को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद 2001 जब पहला क्वेश्चन पूछा गया था जियोमॉर्फ के रिलेटेड एरिया से, द क्वेश्चन सेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। क्या ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू बनते हैं? सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखो, क्या सेडिमेंट्री रॉक को बनाने में वाटर का कोई भी रोल होता है क्या? ध्यान रखिए, जैसे रिवर्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, ये सब सेडिमेंट्स को ट्रैवल कराते हैं, राइट। सेडिमेंट्स को मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से सेकंड प्लेस में, इरोजन करने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन में और उसके अपब्रिंगिंग में। सो येस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। तो ऑब्वियसली जैसे मान लो एक रॉक है और ये सी है, ठीक है, तो सी का लगातार जब जो फोर्स है अगर इस रॉक पे पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ पर इरोजन होता रहता है। इरोजन होने के बाद ये जो मटेरियल जो निकल रहा है यही जो है वाटर की मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाता है और वहाँ पर जाकर सेडिमेंट्स फॉर्म करता है। तो यस, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स है, जो ऑलरेडी रॉक्स बने हुए हैं, उनके ऊपर वेदरिंग होती है कि नहीं? द आंसर इज यस, होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड बोलता है सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स। क्या फॉसिल्स होते हैं इसके अंदर? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। सेडिमेंट्री रॉक को यहाँ पर फॉसिलाइज्ड लेयर्स भी बोले जाते हैं बिकॉज इसके अंदर फॉसिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द फोर्थ इज सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स। क्या ये लेयर्स में पाए जाते हैं? तो यस, देखो सेडिमेंट का पहला लेयर होता है, उसके नीचे दूसरा लेयर होता है, थर्ड लेयर होता है, इस तरीके से। तो ये लेयर वाइज जो फॉर्मेशन होता है ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड द आंसर हियर विल बी डेल्टा। नाउ रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं, द आंसर इज यस। देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है जो कि रिवर्स के ग्लेशियर्स के एक्शन के कारण टूटते हैं, वो सब जाकर क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस के थ्रू जाकर के बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होते हैं और वहाँ जाकर कहीं ना कहीं डिपॉजिटेड हो जाते हैं, जिसके कारण एक पर्टिकुलर जो न्यू काइंड ऑफ रॉक है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक, वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाते हैं। वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक होता है कि नहीं? द आंसर इज यस, होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उसका इरोजन भी होता है, वेदरिंग भी होती है। किसी के कारण वेदरिंग होती है? वाटर, विंड, आइस, मास मूवमेंट, ग्लेशियर्स, इन सब में से किसी चीज़ के भी कारण हो सकती है। इसलिए इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डेनुडेशन। मतलब एजेंट्स होते हैं ये लोग जो कि एक्चुअली इरोजन और सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स दे कंटेन्स फॉसिल। क्या फॉसिल होता है? द आंसर इज यस, फॉसिल होता है। दो टाइप के फॉसिल हो सकते हैं, या तो जियोलॉजिकल डेट्राइटस होगा जैसे कि मिनरल्स वगैरह, यानी कि जियोलॉजी के डेट्राइटस मतलब बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, या फिर बायोलॉजिकल डेट्राइटस, इसका मतलब है क्या? ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह। तो क्या कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें जो होती है ये सब बायोलॉजिकल डेट्राइटस होती हैं, और जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं वो सब जियोलॉजिकल डेट्राइटस प्रेजेंट होते हैं। नो, ये सब किस चीज़ से बनते हैं? ये सब बेसिकली शेल से बनते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए शेल्स वगैरह होते हैं, जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के मृत्यु के बाद उनके बॉडी से डिजॉल्व होकर के वाटर के अंदर आते हैं और उसके बाद आगे मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जो फीकल मास वगैरह होता है, मतलब जो एक्सक्रीटा निकलता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नेचर के द्वारा इस सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने के लिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट वॉज कि यस, ये लेयर्स में भी होते हैं बिकॉज देखो ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटिफाइड होते हैं मतलब डिफरेंट लेयर्स में होते हैं, इसलिए इनके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सो इनके स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेडिंग। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, बेडिंग मतलब बेडिंग होती है डिफरेंट लेयर्स की यहाँ पर। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है, ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाने में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सेकंड, प्री एग्जिस्टिंग रॉक का वेदरिंग और इरोजन दोनों ही होता है, तभी जाकर के सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं। थर्ड, फॉसिल्स होते हैं इनके अंदर और लेयर्स भी होते हैं इनके अंदर। ऑलराइट, सो मूविंग है क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इट सेज दैट वोल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन विच सी। तो इन चारों में से वोल्केनिक इरप्शन कहाँ पर नहीं होता है? सबसे पहला बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, ये कहाँ पर नहीं होता है? तो यू मस्ट बी नोइंग, अगर आपको लोकेशंस पता है तो यू विल बी नोइंग दैट बाल्टिक सी जो है यहाँ पे कोई भी टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का वोल्केनिक इरप्शन वगैरह है जो बाल्टिक सी में नहीं देखा गया है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वोल्केनिक इरप्शन कहाँ पे नहीं होता है? तो बाल्टिक सी और उसके आसपास के रीजन्स में नहीं होता है। ऑलराइट, सो यू मस्ट बी नोइंग के आसपास बाल्टिक सी के आसपास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, यू नीड टू कवर दैट। सो दैट यू आर गेटिंग आइडिया कि एज टू कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन के बहुत कम केसेस देखे गए। नेक्स्ट, 2001 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दैट क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म ऑफ व्हाट। क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है किस चीज़ का? ध्यान रखिएगा, देखो लाइमस्टोन का है, ऑब्सीडियन का है, सैंडस्टोन का है, फिर शेल का है। द आंसर इज सैंडस्टोन का। देखो एक क्वार्ट्ज नाम की चीज़ होती है, क्वार्ट्ज जो है वो सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो जाता है और सैंडस्टोन जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है क्वार्ट्जाइट के अंदर। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फ्लो।
सो क्वार्ट्ज इनटू सैंडस्टोन, सैंडस्टोन इनटू क्वार्ट्जाइट, दिस इज द थिंग। सो क्वार्ट्जाइट किस चीज़ से बनता है? सैंडस्टोन से बनता है। सैंडस्टोन किससे बनता है? क्वार्ट्ज से बनता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। इसके अलावा क्वार्ट्ज में होता क्या है, जो भी सैंड एलिमेंट्स वगैरह, सैंड ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उनका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब जो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सबका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, और उसके अंदर जो सिलिका सीमेंट वगैरह है वो सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। नाउ एक चीज़ यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 90% ऑफ द डिपॉजिट ऑफ सैंडस्टोन इज फाउंड वेयर, इट इज़ फाउंड इन राजस्थान। तो भारत में जो सैंडस्टोन है मेजॉरिटी कहाँ पाया जाता है? सैंडस्टोन सारा का सारा राजस्थान में पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से याद करना है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 45। 2001 में एक और क्वेश्चन आया था, इन व्हाट डिड इट सेड? इट सेड दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब सॉइल इरोजन का एग्जैक्टली प्रोसेस का ऑर्डर क्या है ये आपको मालूम करना है। सो लेट्स से किसी कारणवश अगर सॉइल इरोजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ये मालूम चलता है। तो देखो 4 चीज़ें हैं। पहला है स्प्लैश इरोजन, फिर शीट इरोजन, फिर है रिल इरोजन, फिर है गली इरोजन। इन्हीं चारों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। इनकी आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन क्या होता है, देखो पहले समझो। रेनफॉल जब भी डायरेक्टली सरफेस के ऊपर पड़ते हैं तो रेनफॉल के छोटे से इम्पैक्ट के कारण जो वहाँ की मिट्टी हटती है, दैट इज कॉल्ड स्प्लैश इरोजन। नाउ लेट्स से एक सरफेस है, वहाँ पे लगातार रेनफॉल हो रहा है, लगातार, उसके कारण क्या होगा, लगातार उस पर्टिकुलर एरिया का जो सरफेस है उसको इम्पैक्ट होगा उस पर्टिकुलर रेनफॉल के कारण, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी छोटी छोटी वेदरिंग इरोजन स्टार्ट हो जाएगा उसे कहेंगे यहाँ पर स्प्लैश इरोजन। देन शीट इरोजन, देखो एक बार स्प्लैश इरोजन अगर हो गया, मतलब रेनफॉल अगर स्टार्ट हो गया तो उसके कारण जो भी इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं सरफेस के ऊपर, वहाँ से मिट्टी निकल रही है। नाउ लेट्स से कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया की सारी मिट्टी जो टॉप लेयर है अगर वो निकल जाए वहाँ से, उसे कहते हैं शीट इरोजन हो गया। शीट इरोजन का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया का जो शीट था, मतलब जो टॉप लेयर था वो यहाँ पर हट गया बिकॉज ऑफ रिपीटेड रेनफॉल। थर्ड इज रिल इरोजन। रिल इरोजन का मतलब क्या है, जैसे मान लो सरफेस था, इसका हम जानते हैं टॉप लेयर हट गया, और टॉप लेयर हट गया तो क्या हुआ, इसका नीचे वाला लेयर आ गया। नीचे वाला लेयर जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो टॉप लेयर होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, नीचे वाला लेयर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसके कारण क्या होता है, ये वर्टिकल यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, चैनल्स बन जाते हैं जिसमें पानी वगैरह चलना स्टार्ट हो जाता है। नाउ ये चैनल को बोलते हैं रिल इरोजन। नाउ यही चैनल अगर डीपन हो जाए, मतलब बहुत डीप हो जाए, तो उसे कहते हैं गली इरोजन। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कब उसे कहते हैं गली इरोजन। सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, जहाँ पर जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन होगा, यानी कि रेनफॉल जो है वो डायरेक्टली धरती पे पड़ती है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे पड़ती है, जिसके कारण कुछ मिट्टी निकलनी स्टार्ट होती है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया की मिट्टी निकल जाए उसे शीट इरोजन कहते हैं। मिट्टी निकलने के कारण जो टॉप लेयर हट गई है उसी कारण जो नीचे वाला लेयर है वहाँ पर जो भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और वहाँ पे चैनल्स बन जा रहे हैं छोटे छोटे, उसे कहते हैं रिल इरोजन। और वही रिल इरोजन अगर और ज़्यादा बड़ा हो जाए उसे कहते हैं गली इरोजन। ठीक है, वंस अगेन स्प्लैश इरोजन, रेन ड्रॉप्स डायरेक्टली सरफेस को हिट करते हैं उसके कारण। शीट इरोजन, लगातार इस पर्टिकुलर स्प्लैश इरोजन के कारण जो आसपास का एरिया होता है डिटैच हो जाता है और ट्रांसपोर्टेशन जो है पार्टिकल्स की वो सब हट जाती है, उसे कहते हैं शीट इरोजन। देन कम्स रिल इरोजन। रिल इरोजन की बात करें तो ये जो रन ऑफ वाटर होता है, इट फॉर्म स्मॉल चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स फॉर्म कर लेता है और नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है, डाउन अ स्लोप, मतलब जहाँ पर उसको स्लोप मिलेगा ना स्लोप में जाना स्टार्ट कर देगा। एंड गली इरोजन में क्या है, सॉइल का रिमूवल हो जाता है लॉन्ग ड्रेनेज लाइन्स। सिंपल वर्ड्स में बोले, रिल जब रिल जो है साइज में इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पर गलीज फॉर्म होती है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं एंड यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस थिंग एज टू हाउ इट इज हैपनिंग। ऑलराइट, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 46 अगेन 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर 3। इन चारों में से सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में एल्बिडो के बारे में पूछ रहा है कि एल्बिडो का इंपैक्ट इन सब में से सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ता है। सैंड के डेजर्ट पे, पैडी क्रॉपलैंड, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, या फिर प्रेरी लैंड। इन चारों में से कहाँ पर एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा जो एल्बिडो इफेक्ट है वो देखा जाता है। तो देखो ध्यान रखना, एल्बिडो का मतलब क्या होता है। एल्बिडो का मतलब होता है सनलाइट, कितना सनलाइट रिफ्लेक्ट कर सकता है कोई पर्टिकुलर सरफेस, उसको एल्बिडो कहते हैं। देखो थोड़ी देर में हम यहाँ पर आंसर देखते हैं, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी ब्लैक सरफेस जो होता है उसका एल्बिडो जीरो होता है हमेशा। जीरो का मतलब क्या है कि वो किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता, रादर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो ब्लैक चीज़ जो होती है वो हमेशा एब्जॉर्ब करती है चीज़ों को। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि गर्मियों के टाइम में हमें कभी ब्लैक शर्ट वगैरह नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज ब्लैक शर्ट क्या होगा, गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और गर्मी को एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर और ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। ठीक है, सेम चीज़ गर्मी के टाइम में क्या बोला जाता है, हमेशा वाइट कपड़े पहनने चाहिए। वाइट कपड़े क्यों पहनने चाहिए, बिकॉज देखो वाइट कपड़ा क्या है, वो बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता, रादर सब कुछ ही रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट गर्मी बहुत ही कम लगती है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस। एल्बिडो, अगर एल्बिडो जीरो है तो उसका मतलब है सरफेस बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक सरफेस जो होता है बिल्कुल भी किसी चीज़ को रिटेन नहीं करता है, हीट को रिटेन नहीं करता, रादर सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है। सॉरी, ब्लैक जो होता है सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाइट सरफेस है उसका एल्बिडो 1 होता है। इसका मतलब क्या है, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रादर सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग आइडिया। वंस अगेन एल्बिडो, अगर ब्लैक सरफेस है
तो उसका एल्बिडो कितना होगा 0, मतलब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वाइट सरफेस है उसका एल्बिडो तो 1, तो रिफ्लेक्ट सब कुछ कर देता है, एब्जॉर्ब कुछ नहीं करता, ठीक है, इसलिए वाइट कपड़े पहनने को बोला जाता है। नाउ अब देखो इन सब में से सबसे ज़्यादा वाइट कौन होता है, बस ये समझो, सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप लैंड, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो या फिर प्रेरी लैंड, इनमें सबसे वाइट कौन है? तो आंसर इज फ्रेश स्नो वाला, राइट। एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर फ्रेश स्नो गिरा है, पूरा का पूरा एरिया वाइटिश होता है, वाइटिश होने के कारण वो सारा का सारा जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, एंड दैट इज वाई इट इज़ कंसिडर्ड कि इसका जो एल्बिडो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है स्नो का, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस थिंग। नाउ माना जाता है कि फ्रेश स्नो जो है वो ऑलमोस्ट 85% का जो सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एल्बिडो 85% का है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक। मूविंग अहेड, 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। नाउ कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स दिए हैं, उसका रीजंस पूछा हुआ है, जैसे कि एबेजिनियन प्लेट्यू कहाँ पर है, एटलस माउंटेन्स कहाँ पर है, गिनिया हाईलैंड्स कहाँ पर है और ओकोवांगो बेसिन कहाँ पर है। इन चारों में से सही कौन सा है? देखो एबेजिनियन क्या अरेबिया के आसपास में? द आंसर इज नो। जो एबेजिनियन प्लेट्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में एक प्लेस है इथोपिया में प्रेजेंट है एबेजिनियन प्लेट्यू, पहली चीज़। एटलस माउंटेन का अफ्रीका सही है, देखो इफ़ दिस इज अफ्रीका तो इसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर एटलस माउंटेन्स प्रेजेंट है, जस्ट रिमेंबर एटलस माउंटेन का अफ्रीका ये वाला सही है बिल्कुल। थर्ड कम्स गियाना हाईलैंड कहाँ प्रेजेंट है? ध्यान रखिए गियाना हाईलैंड जो है अफ्रीका में प्रेजेंट नहीं है, रादर ये साउथ अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका। एंड फोर्थ इज ओकोवांगो बेसिन का यहाँ पर पैटागोनिया दिया हुआ है, बट द आंसर विल बी साउथ अफ्रीका, टू बी प्रिसाइज। अगर देखो साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, यहाँ पे ओकोवांगो बेसिन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस। देखो एबेजिनियन प्लेट्यू कहाँ है, वंस अगेन रिवाइज इट आउट, इथोपिया में प्रेजेंट है, एटलस माउंटेन का सही दिया हुआ है, अफ्रीका में प्रेजेंट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, गिनिया हाईलैंड कहाँ प्रेजेंट है, साउथ अमेरिका में, और ओकोवांगो बेसिन कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन साउथ वेस्टर्न अफ्रीका। सो आंसर क्या है इसका? ब्रेवो, दैट इज एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर प्रेजेंट है। मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 48 2014 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। माइट हैव मतलब बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। सो पूछ रहा है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन को अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल साइकिल से दो चीज़ें हैं। नाउ देखो ध्यान से, अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, पहले हमारा जो कॉन्टिनेंट था वहाँ पर सारे के सारे लैंड मास एक साथ हुआ करते थे, जिसको हम पैंजिया बोलते थे, और जितना ओशन था उसको हम पैंथलेशिया बोलते थे। धीरे धीरे ये जो लैंड मास है मूव करना स्टार्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बन गया, यहाँ पे यूरोप बन गया, यहाँ पे अफ्रीका बन गया, यहाँ पे एशिया बन गया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बन गया, राइट। जिस तरीके से डिवाइड हुआ है, क्या इससे कोई भी इफेक्ट पड़ता है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में? बिल्कुल पड़ता है। पहले मान लो, पहले सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है इक्वेटर पे पाए जाते थे, अब कुछ इक्वेटर पोल्स पे पाए, कुछ लोग पोल्स के आसपास में रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इक्वेटर के आसपास रहते हैं, कुछ बिल्कुल इक्वेटर से बहुत दूर रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन है वो डायरेक्टली उसके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर उसका सराउंडिंग चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज हो जाएगा। क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उसके सराउंडिंग को चेंज कर रहा है? द आंसर इज येस, एंड दैट इज वाई वो उसके एवोल्यूशन को भी चेंज कर देगा, ठीक है। सेकंड कम्स ग्लेशियल साइकिल्स। क्या ग्लेशियल साइकिल चेंज करता है क्या? ग्लेशियल साइकिल का मतलब है कि पूरा का पूरा ठंडा इलाका, मतलब कोल्ड कंडीशंस, सो कोल्डर कंडीशंस को बोलते हैं ग्लेशियल साइकिल्स। तो ध्यान से समझो, अगर ग्लेशियल साइकिल चेंज नहीं होते, मतलब ग्लेशियल साइकिल्स नहीं होते, अगर सिंपल एक ही साइकिल होता, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्डर कंडीशंस होते, तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो या तो अगर बहुत कोल्ड होते तो लोग अपने एक्सट्रीम कोल्ड में रह नहीं पाते, और अगर ग्लेशियर्स में बहुत ज़्यादा हॉट होता तो लोग इतनी एक्सट्रीम हॉट में रह नहीं पाते। दोनों ही केसेस में सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का जो एवोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। एवोल्यूशन हुआ इसलिए बिकॉज कभी कोल्ड कभी वार्म, कभी कोल्ड कभी वार्म, तो लोगों ने पहले जो कोल्ड है उसके लिए मतलब अपने आप को अडेप्ट किया, फिर वार्म कंडीशंस आया उसके लिए अडेप्ट किया, फिर कोल्ड कंडीशन आया उसके लिए अडेप्ट किया, फिर वार्म कंडीशन है उसके लिए अडेप्ट किया, और इस तरीके से मूव ऑन किया। दैट इज वाई ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हुआ है। द आंसर विल बी बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो चार्ली यानी कि बोथ ऑफ देम विल बी द आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ दिस थिंग। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों के मूवमेंट के बारे में बात करता है, पैंजिया और पैंथलेशिया के बारे में बात करता है। पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, लॉरिशिया और गोंडवाना लैंड, ठीक है। इस तरीके से वो ह्यूमंस का एवोल्यूशन भी फॉर्म करता है। ग्लेशियल साइकिल्स की बात करें तो अगर ग्लेशियल साइकिल्स नहीं होता तो ऑब्वियसली हमें एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हीट को झेलना पड़ता, बट हमें ऐसा नहीं करना पड़ रहा है बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रॉपर साइकिल फॉलो हो रहा है। नाउ अगर एक्सट्रीम हीट आ जाती है तो क्या होता है? एक्सट्रीम हीट आती है तो सी लेवल राइज हो जाता है, उसके कारण ग्लेशियर मेल्ट वगैरह होता। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाली हैं, सब क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट पार्ट है। ऑलराइट, मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ। मतलब भारत जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो कार्बन साइकिल चल रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करती हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हैं। पहला है वोल्केनिक इरप्शन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
देखो अगर आप ध्यान से समझो तो क्या वोल्केनिक इरप्शन जो वोल्केनिक एक्शन है क्या वो CO2 को ऐड करेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली यस, बिकॉज जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तो बहुत सारी गैसेस को रिलीज करते हैं और उस गैसेस में से एक इंपॉर्टेंट गैस CO2 भी होता है, CO2 को भी रिलीज करते हैं। दैट इज वाई अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो CO2 ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर के अंदर आकर एड अप हो जाता है। सेकंड, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब ह्यूमन्स जब ब्रीथ करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और बाद में CO2 छोड़ते हैं। CO2 अगर छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली CO2 यहाँ पर अगेन ऐड हो रहा है कार्बन साइकिल के अंदर। अच्छा, 1% तो बहुत कम CO2 छोड़ता है तो वो ऐड कैसे हो जाता है? देखो ध्यान रखना, यहाँ पर बात 1% की नहीं हो रही है, ज़्यादातर बात हो रही है ओवरऑल इम्पैक्ट की। और अभी राइट नाउ पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो 7 बिलियन लोग अगर लगातार CO2 छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कार्बन साइकिल पे पड़ता है और CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड इन हो जाता है। थर्ड इज फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस में CO2 ऐड होता है? द आंसर इज नो, बिकॉज CO2 को वो लेता है और ऑक्सीजन को वो एमिट करता है। तो अगर CO2 को वो ले रहा है इसका मतलब क्या है? CO2 को लेने के कारण वो एक्चुअली छोड़ नहीं रहा है CO2 को, रादर वो फिनिश कर रहा है, मतलब डिप्लीट कर रहा है CO2 को, फोटोसिंथेसिस, राइट। तो दिस विल नॉट बी द आंसर। तो 3 को यहाँ पर ऑप्शन से हटा दो, ये हट गया और ये हट गया, राइट। लेट्स मूव अहेड। फोर्थ ऑप्शन बोलता है डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो हर चीज़ कार्बन का बना होता है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर सब कार्बन के बने हुए हैं। अगर उन चीज़ों का डीके होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे और बाई प्रोडक्ट में CO2 सबसे पहले होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। दैट इज वाई द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी 1, 2 and 4, ठीक है। 1 to 4 मीन्स चार्ली। सो आई होप यू हैव गॉट अ आइडिया एज टू क्या आंसर है यहाँ पर और किस तरीके से हम आंसर तक पहुँच रहे हैं। ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मैथड, ऑलवेज यूज जनरल स्टेटमेंट्स का वाला मैथड। इस तरीके से यू विल बी एबल टू रीच द आंसर वेरी वेरी ईजिली। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि 2018 के अंदर पूछा गया था। द क्वेश्चन सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज़ रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ऑफ ईयर्स। हर कुछ हज़ार सालों में जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाता है, क्या उल्टा हो जाता है? क्या सही है? द आंसर इज यस। ध्यान रखिएगा, पहले जहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ था वहाँ पहले मैग्नेटिक साउथ हुआ करता था और जहाँ पहले मैग्नेटिक साउथ था वहाँ पहले मैग्नेटिक नॉर्थ हुआ करता था। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके प्रूफ हमें कहाँ मिलते हैं? इसके प्रूफ हमें मिलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म में। जस्ट रिमेंबर पैलियोमैग्नेटिज्म। अगर आपको ध्यान होगा तो जो मिड ओशनिक रीजस होते हैं, मिड ओशनिक रीजस, उसके आसपास में कुछ रॉक्स पाए जाते हैं जो कि पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स होते हैं। इन्हीं पैलियोमैग्नेटिक रॉक को आइडेंटिफाई करके मालूम किया जाता है कि किस टाइम में मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ करता था, मैग्नेटिक अलाइनमेंट कैसा हुआ करता था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स अगो। देखो 4000 मिलियन का मतलब है 4 बिलियन, तो ये तो सही है। 4 बिलियन 4.5 बिलियन पुराना हमारा अर्थ है जब फॉर्म हुआ था। वो बोल रहा है देयर वाज 54% ऑक्सीजन बट CO2 वहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो अगर आपको याद होगा तो कल के लेक्चर के अंदर वी हैव डिस्कस्ड कि जब अर्थ हमारा फॉर्म हुआ था उस टाइम ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी नहीं। उस टाइम देखो हमारे यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन प्रेजेंट था, फॉस्फोरस प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, बट देयर वाज नो ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, बोल रहा है 54% ऑक्सीजन का मतलब क्या है? स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड को बाहर निकाल दो, ये फिनिश, ये फिनिश। आंसर ए या सी में से कोई होगा। ऑल थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेटेड, जब ओरिजिनेट होते हैं तो उन्होंने मॉडिफाई किया अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ को। क्या ऑर्गेनिजम्स मॉडिफाई कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को? द आंसर इज यस। कैसे? CO2 रिलीज करके और ऑक्सीजन को टेकअप करके। अगर हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर से ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम हो जाएगा और CO2 को अगर हम छोड़ रहे हैं मतलब CO2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बींग्स भी मॉडिफाई कर सकते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की बात नहीं हो रही है। अगर एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की बात होती तो हम बोल सकते थे डिफॉरेस्टेशन, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, वो सब चीज़ें। यहाँ पर बात हो रही है एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करने की, मतलब जो एयर है उस एयर को कैसे हम चेंज कर सकते हैं? तो हम CO2 और O2 के थ्रू इस पर्टिकुलर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है। सेकंड गलत क्यों? आई होप यू रिमेंबर 54% ऑक्सीजन नहीं था यहाँ पर, ठीक है। रिमेंबर 1 and 3 द आंसर विल बी चार्ली, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी। नाउ अगर आपने इसको प्रॉपरली एनालाइज किया तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि जियोमॉर्फोलॉजी से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं ओवर द ईयर्स, बट स्टिल स्टूडेंट्स स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स ऑन दिस जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट ओनली। बट यू डोंट नीड टू कवर एवरी सिंगल थिंग इन जियोमॉर्फोलॉजी, यू जस्ट नीड टू कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे कि सबसे पहले यू मस्ट नो अबाउट द रॉक्स। रॉक्स में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सबके एग्जांपल्स मालूम होने चाहिए। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर आप जाओ तो यहाँ पर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द मैप, यू मस्ट बी नोइंग कि कौन सा सी कहाँ पर है और किस पर्टिकुलर सी की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर बाल्टिक सी के बारे में आ चुका है, ठीक है। देन देयर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑन ब्लैक सी ऑल्सो, देयर हैज़ बीन क्वेश्चन ऑन कैस्पियन सी, देयर हैज़ बीन रिपीटेड क्वेश्चन ऑन कैस्पियन सी एक्चुअली। अभी हम आगे वाले नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे इसको। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट डिफरेंट सीज, ठीक है। थर्ड अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर डिफरेंट वंस अगेन जो यहाँ पर आप रॉक्स कंप्लीट करोगे तो उसमें आप मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ोगे, जिससे क्वार्ट्जाइट भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो एक्जैक्टली किस पर्टिकुलर चीज़ से बना है वो भी आपको देख लेना है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा इरोजन और वेदरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। देन
यू नो सनलाइट का आना, इंसोलेशन उसके बाद फिर उसका किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है, किस टाइप की वेवलेंथ वगैरह प्रेजेंट होती है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद कौन से जोग्राफिकल फीचर्स कहाँ पर है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कि किस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट माउंटेन्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन से हैं, वो रिवर्स कहाँ से पास ऑन करते हैं, इसके अलावा कौन कौन से प्लेट्यूज कहाँ पर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मूविंग हेड, ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, तो अर्ली ह्यूमंस के बारे में मालूम होना चाहिए, उन्होंने एटमॉस्फेयर के ऊपर कैसे कैसे इंपैक्ट वगैरह डाला है, ये सब चीज़ें बेसिक बुक्स के अंदर मैंशनड है, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मूविंग हेड, क्वेश्चन नंबर 49 ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स CO2, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है, कार्बन का साइकिल है, फॉस्फोरस का साइकिल है, सल्फर का साइकिल है, जो इंपॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, इसके बारे में यहाँ पे मालूम होना चाहिए। एंड फाइनली वी मस्ट बी नोइंग अबाउट दी अर्थ की क्रस्ट मेंटल कोड के बारे में पता होना चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस जियोमॉर्फोलॉजी। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सो यू कैन वेरी सेफली skip this particular part and move on to the next part for revision. Alright, so I hope you have understood every single thing that has been discussed in this particular video. If you did like this particular video, please leave a like, share and subscribe to this particular channel. Thank you so much for listening and stay tuned for the next one.